फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जहां तक अभी हम लोग देख रहे थे वेपर कंप्रेशन के साथ, तो लास्ट वीडियो में हमने कहीं ना कहीं सीओपी बढ़ाने का पूरा बेदम कोशिश किया था और फाइनली हमको वो स्टेज मिल भी गया था जहां पर हम लोगों ने सीओपी को बढ़ाया है। तो सीओपी को जो हमने बढ़ाया था उसको अब मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब मतलब अब हमें जो सीओपी बढ़ाने का जो मेथड मिला है, अभी तक तो हमने क्या किया है, जो थ्योरेटिकल मिला हुआ था उस तरीके से हमने क्या किया है, उसको अप्लाई किया था। थ्योरेटिकल इन द सेंस कॉपी पेन पकड़े और उसमें हमने जो भी चेंजेस किए हैं, अब इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली उठा के लेके आते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज रियल में पॉसिबल है। तो कहने क्या मतलब है कि देखिए, अभी आपकी जो सीओपी की बात हो रही थी, सीओपी बढ़ने के लिए हमारे पास क्या मेथड आया था। अगर मुझे सीओपी बढ़ाना है तो सीओपी बढ़ाने के लिए हमारे पास दो तरीके के मेथड आए थे। पहला जो मेथड आया हुआ था वो आपका था रीहीटिंग, बट इट इज नॉट श्योर अबाउट टू इंक्रीज द सीओपी, ठीक है। दूसरा हमारे पास आया हुआ था, वो आपका कौन सा मेथड था, रीहीटिंग, तो आपका पहला मेथड हुआ। दूसरा जो कि आपको 100% श्योरिटी दे रहा था वो था आपका क्या, सब कूलिंग, यही था। अच्छा, रीहीटिंग के साथ क्या है, ये आपकी सीओपी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। तो ये जो है इसको अब हम लोग क्या है अप्लाई करने चलते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं क्या रियल में ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखिए, बुक्स वगैरह में भी जैसे आप अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको दिख जाएगा कि चीजें हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है इस चीज को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको चीजें जो समझ में आ रही है वो इंटरेस्टिंग बन जाए। तो एक बार हम लोग देखते हैं। तो पहले अगर आपको ब्लॉक डायग्राम याद हो तो ब्लॉक डायग्राम हमने कैसा बनाया था, एक यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखते हैं जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला था कंप्रेसर, इस तरीके से। कंप्रेसर से आगे निकलेंगे तो क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास कंडेंसर। कंडेंसर से जब आप आगे निकलोगे तो यहाँ पर आपको मिला था थ्रोटल वॉल, और थ्रोटल वॉल से फाइनली जब हम लोग निकले थे तो यहाँ पर हमको क्या मिला था, ये हमको मिला था एवापोरेटर, ठीक है। ये हमको इस तरीके से चीजें मिली हुई थी। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वॉल, एवापोरेटर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो चीजें आई हुई है आपकी यहाँ पर, वो जो रीहीटिंग और सब कूलिंग वाला फंडा दिख रहा है, इसको अब हम लोग इस पे प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो क्या होगा उस कंडीशन पे, ये देखिए आप पहले रीहीटिंग करोगे। रीहीटिंग कहाँ पर हो रहा था याद है, रीहीटिंग हो रहा था आपका कंप्रेसर के इनलेट पे या एवापोरेटर के एग्जिट पे। रीहीटिंग करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं रीहीटिंग करना चाह रहा हूं तो इस रीहीटिंग के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। कैसा दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन या तो मैं इस एवापोरेटर के अंदर ही रीहीटिंग कर दूं, ये जो एवापोरेटर है इसके अंदर ही रीहीटिंग कर दूं। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है कि यहां पर आप सैचुरेटेड वेपर बना के निकालिए और अलग से आप डिवाइस लगा दो। दोनों में फायदा और नुकसान, अलग से डिवाइस क्या लगाओगे, ये आप लगाओगे रीहीटर। दोनों के फायदे और नुकसान समझिए। देखिए, आप एसी जब चालू करते हो तो कितने देर में आपका रूम को चिल्ड कर देता है, कूलिंग कर देता है। आई थिंक 5 मिनट भी आपको इफेक्टिवली नहीं लगता है, ठीक है। यही चीज अगर आप कोई एक्सटर्नल मीन जैसे कूलर चलाओगे या अगर और कुछ आप मीन यूज करते हो तो उसमें आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। क्या रीजन है कि एसी इतना फास्ट कूलिंग करता है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, क्या लग रहा है। देखिए, आपको अगर याद हो तो मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में कुछ आपसे बात की थी। जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात किया था। क्या ये प्रोसेस वेरी स्लो होता है कि वेरी फास्ट होता है, बताइए। ये जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, दिस इज द वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। कब, ड्यूरिंग सिंगल फेज कंडीशन, बट इट कैन बी वेरी फास्ट ड्यूरिंग फेज चेंज कंडीशन। तो ये आपका जो प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस वेरी फास्ट भी हो सकता है, लेकिन वेरी फास्ट के लिए बाउंडेड क्या है, ये फेज चेंज कंडीशन के साथ। तो ये हमारा बना फेज चेंज कंडीशन, ठीक है। आप समझिए
जब हम लोग ये कंप्रेसर का जो इनलेट है, सॉरी कंप्रेसर का जो एग्जिट है, मतलब जहां से कंडेंसर इंटर कर रहा है, यहां पर कहीं ना कहीं आपको क्या सिनारियो दिख रहा है, ये फेस चेंज की चीजें दिख रही है। ये जो आपका कंडेंसर है, ये कंडेंसर में क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों? यहाँ पर जो आपका आया हुआ था, ये क्या आया हुआ था, ये आपका आया था सैचुरेटेड, ये सुपर हीटेड वेपर आया हुआ था, दिस इज द सुपर हीटेड वेपर आया हुआ था। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपका क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड आया हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं आपको फेस चेंज कंडीशन है। ठीक उसी तरीके से एवापोरेटर में यहाँ पर आया हुआ था लिक्विड, याद है? अगर आप टीएस डायग्राम भी देखोगे, या ये आपको मान लीजिए टीएस डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बना हुआ था, ये इस तरीके से 1 2 3 4 यही डायग्राम बना था ना। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे टीएस डायग्राम को लेके, तो टीएस डायग्राम में देखिए ये आपका फेस चेंज कंडीशन है, ये भी तो आपका फेस चेंज है 1 to 4। तो ये आपका 1 से 4 मतलब ये आपका 0.4 है और ये आपका 0.1 है। तो यहाँ पर 4 to 1 अगर आप जाओगे तो यहाँ भी आपको क्या दिखेगा, फेस चेंज का कंडीशन। तो ये जो आपको चीजें दिख रही है, दिस इज द फेस चेंज अगेन। अब ये बताइए जब फेस चेंज हो रहा है तो शॉर्ट टाइम में क्या करता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसीलिए इतना फास्ट कूलिंग इफेक्ट देता है एसी। यहां पे अगर बात करोगे कंडेंसर फेस चेंज कर रहा है, हीट रिजेक्शन कर रहा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा हीट रिजेक्ट कर पाएगा कब, ड्यूरिंग क्या है, फेस चेंज कंडीशन। अगर यही मान लीजिए कि जो हीटिंग हुआ है, अभी ये जो हीट ले रहा है, ये आपकी कौन सी हीट ले रहा है, ये आपकी लेटेंट हीट ले रहा है, क्योंकि फेस चेंज कर रहा है। देख लो ये वाला फेस चेंज है। अगर मान लीजिए ये अगर आपको सेंसिबल हीट लेना स्टार्ट कर देता तो क्या होता, अगर ये आपको सेंसिबल हीट लेना स्टार्ट करता तो ये प्रोसेस बहुत आपका क्या होता, स्लो चलता। ठीक है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे हमारा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, उसमें आपका क्या कूलिंग स्लो होती है उसकी। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये जो हमारा कंडीशन है, इसको मैं क्या है प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए गया तो रीहीटिंग करना। अगर मैं अंदर में क्या करता हूँ कि रीहीटिंग मतलब और ज्यादा करूंगा, तो रीहीटिंग करने का मतलब ये ग्राफ आपका इधर जाएगा और ये आपका सेंसिबल जोन में आता है, सेंसिबल हीटिंग है। तो सेंसिबल हीटिंग में फिर क्या करेगा ना, ये टाइम बढ़ा देगा। मतलब क्या करेगा, अगर आपका 2 सेकंड में कूलिंग कर रहा है तो 2 सेकंड वाला करेगा, लेकिन जैसे ही जब सेंसिबल में जाएगा तो प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस कहीं ना कहीं जो है रीहीटिंग अंदर हम लोग नहीं करा पाएंगे। इस रीहीटिंग को कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सटर्नल रीहीटर लगाना पड़ेगा, तब हमारी क्या होगी, हीटिंग होगी, रीहीटिंग होगा सीओपी बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप रीहीटर चलाओगे तो ये क्या मांगेगा, पावर तो मांगेगा। तो पावर मांगेगा तो ये बताओ कि जैसा कि हमने सीओपी देखा है, सीओपी इक्वल टू क्या था हमारा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय कंप्रेसर वर्क। यही तो हमारा सीओपी आया था ना। तो यहाँ पर ये बताइए कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय कंप्रेसर वर्क हमने लिखा है, तो अभी तक तो हम लोग कंप्रेसर वर्क ही दे रहे थे, अब तो रीहीटर आएगा तो बोलेगा, ये भी बोलेगा मुझे पावर चाहिए, तो इसको भी हम इलेक्ट्रिक सप्लाई उठा के देंगे। तो जब आप इसको भी इलेक्ट्रिक सप्लाई उठा के दोगे तो यहाँ पर आपका कंप्रेसर वर्क तो जो था, ऊपर से रीहीटर वर्क भी गया। रीहीटर कुछ नहीं है, जस्ट एक हीटिंग कॉइल है, जो हम लोग ठंडी के दिनों में पानी गर्म करते हैं तो देखें इमर्शन रॉड, ठीक उसी तरीके का ये। तो ये आपका क्या है, ये आपका रीहीटर वर्क भी और घुस गया, तो मतलब फाइनली सीओपी तो कम कर देगा। तो हम चले थे सीओपी बढ़ाने और प्रैक्टिकली जब घुसे तो देखे कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, जिससे क्या हो गया कि सीओपी कम हो गई। कहानी कुछ क्लियर है? तो रीहीटिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करने पे प्रॉब्लम दिख रहा है। सब कूलिंग पे आइए, सब कूलिंग में तो पूरा उछल कूद के हमने पूरा दम लगा दिया है कि इसका सीओपी तो बढ़ रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली सब कूलिंग का अगर आपने जुगाड़ लगा दिया तो डेफिनेटली आपकी सीओपी बढ़ेगी। सीओपी बढ़ने का क्या रीजन है? अच्छा, सीओपी बढ़ रहा था, रीजन तो हम लोग बात कर चुके हैं। ये कैसे हो सकता है सब कूलिंग? आप देखिए, सब कूलिंग का मतलब अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है ये 3, ये सब कूलिंग जोन में जाएगा और ये 3 से कहां पर जाएगा, ये जाएगा 3 से 3' पे। यही तो हमारा सब कूलिंग जोन है। तो इस पे जो आपका ग्राफ शिफ्ट कर रहा है वो 3 से 3' पे शिफ्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग इस केस में देखें तो हमको क्या मिलेगा, अगर मैं 3 to 3' अगर शिफ्ट कर रहा हूं तो इस कंडीशन पे हमको क्या मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपका जो 0.3 है, तो अभी तक हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड बना के निकाल रहे थे, अब इसको क्या करेंगे, सब कूलिंग करेंगे, मतलब और ठंडा करना पड़ेगा। और ठंडा करने का मतलब जब तक देखो ये फेस चेंज कर रहा था तब तक तो प्रोसेस फास्ट था, लेकिन अब ये कंटिन्यू क्या है, रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है।
तो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर अगर ये सेंसिबल जोन में चले जाएगा तब तो फिर इसको हीट रिजेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब कंडेंसर के अंदर भी आप सेंसिबल वाले जोन पे जाना बड़ा दिक्कत है। दूसरा चीज, आप कुछ एक्सटर्नल जुगाड़ लगाइए कि यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड तो बन जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डिवाइस लगाओ क्या जिससे हमारा क्या हो जाए, कोई आप एक्सटर्नल डिवाइस इस तरीके का लगाइए जिससे यहाँ पर कूलिंग और ज्यादा हो जाए। अब मतलब आप ठंडा करने के लिए फिर से एक्सटर्नल डिवाइस लगाओगे, ऑलरेडी क्या है इवापोरेटर ठंडा हो रहा है साहब, और उसको और ठंडा करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस लगाया जाए। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप यहाँ पर कूलिंग मीडियम चेंज करो। कूलिंग मीडियम चेंज करने का मतलब कंडेंसर बेसिकली अगर आप देखोगे एसी या फ्रिज का, तो कंडेंसर कहाँ पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। तो एयर तो आपके पास नो डाउट फ्री में अवेलेबल है, लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज आपका वाटर है, आप बोलोगे मैं कंडेंसर को पानी के अंदर डुबा के रखूंगा, तो आप कंडेंसर को अगर पानी के अंदर डुबा के रखते हो तो उस केस में क्या होगा, वो तो कूलर ही बन गया ना, फिर तो आप डेली जाके पानी चेंज करो। तो ये चीज जब प्रैक्टिकली अप्लाई करने गए तो ये भी एक प्रॉब्लम दिखा। मतलब रीहीटर के साथ अलग से आप रीहीटर लगाओगे, एक्सटर्नल वर्क आएगा, मतलब आपका सीओपी कम कर दिया। दूसरा चीज, ये जो आपका सैचुरेटेड लिक्विड है, ये सैचुरेटेड लिक्विड क्या हो रहा है आपका, ये कहीं ना कहीं जो है आपका सब कूल्ड रीजन में जा रहा है, तो यहां पर आप कूलिंग के लिए कुछ एक्सटर्नल डिवाइस लगाओगे। मतलब देखो यही चीज होता है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और आपका थ्योरेटिकल नॉलेज में। थ्योरेटिकल तो हमने बहुत उछल कूद कर जुगाड़ बनाया कि रीहीटिंग पे तो चलो श्योर नहीं है, बट सब कूलिंग पे 100% श्योर था। लेकिन जब इस चीज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने गए तो देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जब हम लोग रीहीटिंग कर रहे हैं तो अलग से रीहीटर लग रहा है, जब सुप कूलिंग कर रहे हैं तो जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, जुगाड़ जो बैठ रहा है वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, वो चीज फिजिबल नहीं है जो हमारे पास चीजें आ रही है। तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या ऐसा जुगाड़ लगाया जाए, क्या कर सकते हैं बताओ। तो जब ये कथा कहानी चल रही थी, सोचिए क्या जुगाड़ इसमें लगाया जा सकता है। तो जब ये कथा कहानी चल रही थी तब क्या हुआ, आप ही के जैसा एक भावी इंजीनियर पहुंचा, और इंजीनियर पहुंचने के बाद उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई एक काम करो। क्या काम करना है, बोल रहा है यहां हमारी इच्छा क्या है, यहां पर हमारी इच्छा है हीटिंग करने की। कहानी सुनते रहिएगा, यहां पर इच्छा है हीटिंग करने की, यहां पर इच्छा क्या है, यहां पर इच्छा है कूलिंग करने की। मतलब वो ये बोल रहा है क्या कि ठीक है यहां आप हीटिंग करना चाह रहे हो, यहां आप कूलिंग करना चाह रहे हो, तो क्यों ना एक काम किया जाए, एक हम लोग उठाते हैं रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट तो फ्लो जो हो रहा है, ठीक है, हम लोग इसमें एक एक्सटर्नल डिवाइस करते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का बेसिक फंक्शन क्या है, हीट एक्सचेंजर जो है हीट का एक्सचेंज करता है। आपको मैं हीट एक्सचेंजर जो है एचएमटी में तो हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, बाकी मैं आपको हीट एक्सचेंजर का एक बेसिक आपको डिजाइन दे देता हूं। ये हमारे पास जो हीट एक्सचेंजर है, इस हीट एक्सचेंजर में अगर आप देखोगे तो ये आपका जो फ्लो बन रहा है, इसमें आप एक्चुअली में आपका फ्लो किस तरीके का होगा, यहाँ से आपका फ्लूइड जा रहा है, तो ये एक्चुअली काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो होता है। तो इस तरीके से आपका दो तरीके से फ्लो बन रहा है इस तरीके से। तो ये जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग जैसे हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप का होता है, ये सब हम लोग हीट एक्सचेंजर में पढ़ेंगे। बेसिक फंक्शन देखना है क्या, यहाँ से आपका निकल जाएगा हॉट फ्लूइड और यहाँ से आपका निकल जाएगा कोल्ड फ्लूइड। तो ये हॉट और कोल्ड का जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि क्यों ना एक काम किया जाए, एक हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं जो एवापोरेटर है, यहाँ पर हम लोग एक ऐड डिवाइस लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर। और हीट एक्सचेंजर से क्या है, दो पाइप्स पास करते हैं, उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखो, ये जब आप जा रहे हो तो उसको आप रीहीट करना चाह रहे हो, और इसको आप क्या करना चाह रहे हो, कूलिंग करना चाह रहे हो। तो एक काम करो, यहाँ से और कूलिंग करना चाह रहे हो ना, तो ये वाला कनेक्शन जो है इसमें थ्रोटल वाल्व बाद में लगाना, थ्रोटल वाल्व बाद में लगेगा। ये वाला जो आपका कंडेंसर जो आ रहा है, कंडेंसर का जो एग्जिट थ्रोटल वाल्व में जा रहा है, आप उसको थ्रोटल वाल्व में मत जाने दो। आप क्या करो, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगा के इसमें कनेक्ट कर दो, इस हीट एक्सचेंजर पे। ठीक है, और दूसरा चीज जो आपको हीट करना है, तो हीट को ये कंप्रेसर में मत जाने दो, ये आप उसको सीधा उठाओ। फ्लैश डायग्राम बनेगा, जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। ये रीहीटर को हमने उठाया और रीहीटर के एग्जिट को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। अब कौन सा कनेक्शन कहां पर जाने वाला है, देखो ये जो हमारे पास है, तो इसमें अगर आप बात करोगे तो यहां से ऐसा कनेक्ट कर दीजिए ताकि ले जाते बने,
ये आप देखिए कंडेंसर, कंडेंसर क्या कर रहा है, इसको ठंडा करना है और इसको गर्म करना है, यही करना है ना। तो ये हीट एक्सचेंजर से पास करिए और इसके बाद हम लोग क्या है इसको उठा के थ्रोटल वॉल में कनेक्ट कर देते हैं। और अब इसको क्या है ये वाले पार्ट को उठा के हम लोग कंप्रेसर में डाल देते हैं। तो कंप्रेसर में घूम के इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, क्लॉक एंटी क्लॉक कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम है। तो डिपेंड करता है कि आपको जहां से सप्लाई पास पड़े, जहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बचे, आप वहां से जाओगे। यहां पर बेसिकली हुआ क्या, ये देखो ये आपका जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर में हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको टेम्परेचर को डाउन करना है, इसको टेम्परेचर को हाई करना है। समझ में आया क्या करना है, ये जो कंडेंसर है इसका टेम्परेचर को डाउन करना है ताकि इसका टेम्परेचर कम होकर इसमें जाए। और ये वाला जो पोर्शन है अभी कंप्रेसर में जा रहा है तो इसको हीट कर दो। तो क्यों बेहतरीन जुगाड़, देखो कितना बेहतरीन जुगाड़ है, हीट एक्सचेंजर लगा दिया हमने और यहाँ पर हीट का एक्सचेंज करा दिया। इसको हमको करना था कूलिंग और इसको हमको करना था हीटिंग। मतलब ये आपका जो कूलिंग है और ये जो आपका हीटिंग है, तो इस तरीके से चीजें क्या हुई, कूलिंग से हीटिंग आपका क्या हीट का एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आया कुछ, इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि देखो हीट एक्सचेंजर में कोई वर्क डन लगना है नहीं, ठीक है। दूसरा चीज, एक आपका डिवाइस है, एक बार अगर आपने डिवाइस को इंस्टॉल कर दिया तो कंटिन्यू काम करता रहेगा। जैसा इसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है, डेफिनेटली कोई भी आप डिवाइस लगाए हो तो उसमें मेंटेनेंस की नीड होती है, तो मेंटेनेंस अलग चीज है। लेकिन इसका प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो कोई रनिंग कॉस्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई भी इसका पावर कंजप्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो क्लियर हुई चीजें, कहानी को समझ में आई। तो यहाँ पर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर यूज करने का पर्पस समझ में आया कि हमने क्यों यूज किया है। अगर आपको ये चीज क्लियर है तब हम लोग आइए अब बात करते हैं कि हम लोग क्यों हीट एक्सचेंजर क्यों यूज करते हैं। तो समझ में आ गया, इसका एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं और वहां से हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फायदा है कि इससे देखो रीहीटिंग वाला भी हमको जोन मिल गया और हमको सब कूलिंग वाला भी जोन मिल चुका है। मतलब दोनों चीजें इसमें एक ही डिवाइस में अप्लाई हो गई विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इनपुट, ठीक है। तो आइए एक बार बात करते हैं इस पे, तो देखते हैं हम लोग क्या कहानी होने वाला है। तो देखिए सबसे पहला जो कहानी हम लोग देखते हैं, यहां पर बात करते हैं। तो अब हम लोग प्रॉपर हीट एक्सचेंजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहां पे करना क्या है, सबसे पहले हम लोग यहां पर लगाते हैं कंप्रेसर। तो ये हमने यहां पर एक कंप्रेसर लगाया इस तरीके से, ये हमारा कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर से जब हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहां पर हम लोग लगाएंगे कंडेंसर। ये हमने लगा दिया कंडेंसर। कंडेंसर से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहां पर आपको क्या है थ्रोटल वॉल लगाए थे, तो अभी थ्रोटल वॉल नहीं लगाना है, अभी हमको क्या लगाना है हीट एक्सचेंजर। तो यहां से हमको क्या करेंगे, यहां से पास करेंगे और ये आपका हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर से जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपका यूज होने वाला है थ्रोटल वॉल, और थ्रोटल वॉल से जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपका यूज होगा क्या एवापोरेटर, ठीक है। ये आपका जो है यहां यूज हुआ एवापोरेटर। अब एवापोरेटर से जब आप आगे बढ़ेंगे, तो एवापोरेटर से आगे बढ़ रहे थे तो सीधा कंप्रेसर में जा रहे थे, तो कंप्रेसर में नहीं जाना है क्योंकि यहां पर हमें करने की जरूरत है हीटिंग। तो यहां पर क्या है, ये इस तरीके से ये हमारा, तो यहां पर ये हमारा डिजाइन हुआ, दैट इज कॉल्ड रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब सुनो, यहां से जो एवापोरेटर, अब तो कंप्रेसर में जाना है ना, तो ऐसा घूम के जाओ, चाहे जैसा मन करे वैसा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाना हम लोग कंप्रेसर के अंदर है, ठीक है। तो ये हमने उठाया और ये हमने पहुंच गया कंप्रेसर के अंदर। एक बार इसका सीक्वेंस देख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको डायग्राम को देख के लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन वाला कोई बात ही नहीं है। यहां से जब आप निकले तो पहले यहां से हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज कंप्रेसर जो है, तो कंप्रेसर का एग्जिट पॉइंट 2 लिए थे, कंडेंसर का एग्जिट जो हम लोग लिए थे 0.3 लिए थे। अब यहां पर ये चीजें आपको एडिशनल मिली है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 0.3 डैश। थ्रोटल वॉल से एग्जिट किए थे तो ये मिला था हमको 0.4, और जब एवापोरेटर से निकले थे तो ये हमको मिला था 0.1, और इस तरीके से जब आप हीट एक्सचेंजर में एंटर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.1 डैश, मतलब जब एग्जिट है। तो फाइनली जो है यही आप इंटर कर रहे हो, तो यही आपको 1 डैश जो है, 1 डैश आपका क्या कंप्रेसर का इनलेट है।
समझ में आया? तो ये आप देख रहे हो तो ये भी पॉइंट 1 है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये 1 है, दोबारा लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि नंबरिंग चेंज हो गया है, इस बीच में कोई भी डिवाइस नहीं है, और ये आपका 3 दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये डिवाइस बना हुआ है, और ये जो हमने लगाया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे लिखते हैं ये आपका जो फंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। अब ये रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है, मतलब क्या है, ये हीट एक्सचेंज करेगा किस तरीके से देखते हैं। पहला देखिए, कभी मैं आपको क्या बताया था, याद है अगर आपको, मैंने वीडियो में बताया था कि कभी भी जो मिक्सिंग की जाती है, कभी भी कुछ भी ट्रांसफर चीजें की जाती है तो वह हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे करने से इसके अंदर लॉसेस बहुत कम होते हैं। अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका लॉसेस बहुत कम होगा। यहाँ पर इस चीजों को कूलिंग करने की जरूरत है, तो ये हीट का डायरेक्शन कुछ समझ में आया, ये आपको हीट का इस तरीके से डायरेक्शन मिल रहा है, दिस इज द क्यू। मतलब ये चीजें आपकी कूलिंग हो गई और ये चीजें आपकी क्या हो गई, हीटिंग हो गई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेम्परेचर का जोन अगर देखें तो ये T3 और T3 डैश, ये बताओ T3 बड़ा होगा कि T3 डैश बड़ा होगा? डेफिनेटली T3 बड़ा होगा क्योंकि हीट रिजेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो T3 इज ग्रेटर देन T3 डैश। और यहाँ पर अगर एवापोरेटर की बात करेंगे तो ये 1 है और ये आपका 1 डैश है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा T1 डैश, 1 डैश बढ़ गया है तो T1 डैश इज ग्रेटर देन T1। कहानी कुछ समझ में आया? तो ये आपका एक बेसिक रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर का डायग्राम है, सीक्वेंस भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप ये हीट एक्सचेंजर को कहीं भी लगा लो, बस इनलेट एग्जिट ध्यान रखना। आप यहाँ पर लगाओ, अपने सर के ऊपर लगाओ, सर के नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोकेशन है, मतलब लोकेशन का मतलब कहाँ पर वो इंटर कर रहा है और कहाँ पर वो एग्जिट कर रहा है, किस डिवाइस में इंटर कर रहा है और किस डिवाइस से एग्जिट कर रहा है, वो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये अभी था हमारा कहानी। अब हमको क्या करना है, जब हमने ये नया डिवाइस निकाला लगाया हुआ है तो इसका हम लोग फिर से क्या करते हैं, पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम देखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग सीओपी निकाल पाएंगे। ये तो जस्ट एक आपका बेसिक डायग्राम था। तो आइए और हम लोग बात करते हैं किस पे, पहले कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई भी करो, करना तो दोनों ही है, ठीक है। तो टीएस डायग्राम जो अभी तक चल रहा था, तो टीएस डायग्राम पे देखते हैं हम लोग। तो टीएस डायग्राम पे पहला चीज देखो, बात करते हैं हमारा जो एवापोरेटर का एग्जिट था, दैट इज द सैचुरेटेड वेपर था। तो ये सैचुरेटेड वेपर याद है हमको, पॉइंट यहाँ कहीं मिला हुआ था, तो ये हमने पॉइंट ले लिया 1। अब 1 से कहाँ गया है, 1 डैश पे गया है। तो ये रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है 1 से 1 डैश, और वो वर्क कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। 1 डैश जो है टेम्परेचर बढ़ा है, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर राइज होगा, लाइन कैसा जाएगा, डोम के बाहर कांस्टेंट प्रेशर लाइन, टेम्परेचर राइज हो रहा है। ये कुछ समझ में आया जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज 1 to 1 डैश, कांस्टेंट प्रेशर लाइन और डोम के बाहर, अंदर रहता तो लाइन कैसा चले जाता, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब ये 1 डैश के बाद आगे बढ़िए, 1 डैश से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो 1 डैश से अब हम लोग आए हैं 2 पे, दैट इज द कंप्रेसर। तो कंप्रेसर के बारे में हमको बिल्कुल पता है कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन अगर हो रहा है तो ये आपकी लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये आपको मिल गया पॉइंट 2। पॉइंट 2 कौन सा है, कंप्रेसर का एग्जिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 2 से हमको किधर मूव करना है, 3 की तरफ। तो 2 से 3 आपका है कंडेंसर। कंडेंसर आपका हीट रिजेक्ट करता है और कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है वो। ये जो आपका कंडेंसर है हीट रिजेक्ट करता है और कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है। तो डोम के बाहर याद है कांस्टेंट प्रेशर लाइन कर्व, और डोम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको बन गया पॉइंट 3, क्लियर है। अब आप आगे बढ़िए, 3 to 3 डैश में आ जाओ। 3 to 3 डैश के बीच में आपको हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। तो अगर हीट एक्सचेंजर लगा है तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, ये आपको 3 है और ये आपको मिला हुआ है 3 डैश। तो 3 to 3 डैश अगेन रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है और टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। T3 डैश का टेम्परेचर कम है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब लाइन कम होगा तो ये आपको ग्राफ कुछ इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट 4, नॉट 4, 3 डैश, 3 to 3 डैश, 3 to 3 डैश। अब 3 डैश to 4 आपका क्या है, आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक पे हमको पता है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, टेम्परेचर डाउन होगा क्योंकि एक्सपांड हो रही है चीजें। तो यहाँ पर ये वाली जो आपकी लाइन है, ये लाइन आपको कैसा दिखेगा, ये लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंट्रोपी क्यों बढ़ रहा है आपको क्लियर हो गया होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसीलिए, और इसीलिए हमने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से भी शो किया है।
और नेक्स्ट हमारा ये जो प्रोसेस है, ये तो आपका हमारा प्रोसेस बन गया 4, और नेक्स्ट अगर बात करोगे तो ये आपका प्रोसेस बन गया 4 to 1। तो ये आपकी जो चीजें चल रही है ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप रीहीटिंग और सब कूलिंग आप दोनों का इफेक्ट देख सकते हो क्या, ये वाला जो कहानी है, ये वाला पोर्शन, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द रीहीटिंग, ये आपको दिख रहा है रीहीटिंग। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द सब कूलिंग। ठीक है, ये आपको रीहीटिंग दिख रहा है और ये आपको क्या दिख रहा है, सब कूलिंग दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है हमें, ये आपकी रीहीटिंग वाली जोन है, ये आपकी सब कूलिंग वाली जोन है, और ये हमारा टीएस डायग्राम जो हमको मिला हुआ है। अब हमको इसका पीएच डायग्राम ड्रॉ करना है। पीएच डायग्राम आपका कैसा ड्रॉ होगा, ये आपका पीएच डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। पीएच, ठीक है, प्रेशर, और ये हमारा है एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी। इसमें याद है डोम कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहां पर भी आपको देखिए पॉइंट 1 को शो करना है, तो पॉइंट 1 को जो शो करेंगे ये आपका बनेगा पॉइंट 1 ये, और 1 से अब आपको क्या मूव करना है, 1 डैश की तरफ मूव करना है। तो ये जो आपका पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 से हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद कांस्टेंट प्रेशर है ना ये लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये वाली जो लाइन है, लाइन बिल्कुल क्या जाएगी, ये आपका जाएगा 1 डैश। ठीक है, अब 1 डैश to 2 क्या है, कंप्रेसर लगा है। कंप्रेसर क्या कर रहा था, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, प्रेशर भी बढ़ रहा था और एंथैल्पी भी बढ़ रही थी। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से आपकी मूव करेगी। तो ये आपको बनेगा पॉइंट 2, 1 डैश to 2। अब आपका 2 से 3 जब आप देखोगे तो 2 से 3 आपको ये मिल रहा है, और ये आपको मिलेगा पॉइंट 3। तो 2 से 3 समझ में आया क्या हो रही है चीजें, 2 से 3 ये आपका कांस्टेंट प्रेशर ही तो है, और 3 डैश भी आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो फिर से ये लाइन जो जाएगा ये वाला पॉइंट जाएगा, और दिस पॉइंट इज 3 डैश। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आइसेंथैल्पी 3 to 4 आपका क्या लगा है, देखिए 3 to 4 आपका थ्रोटल वॉल है। तो थ्रोटल वॉल है तो प्रोसेस आपका आइसेंथैल्पिक होगा। तो आइसेंथैल्पिक होगा तो ये वाली जो लाइन है, लाइन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी ये। ठीक है, और ये आपका बन गया 0.4, और नेक्स्ट आपको क्या है 0.4 को इसमें अटैच कर देना है। तो ये आपका जो कहानी है ये, तो ये आपका जो बना हुआ है दिस इज द पीएच डायग्राम। ठीक है, फॉर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पर, और फिर से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है दिस इज द रीहीटिंग, और ये वाला जो पोर्शन है जो एडिशनल आपको दिख रहा है, ये वाला आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा सब कूलिंग। ये आपको जो दिखेगा ये आपको दिखेगा सब कूलिंग। कहानी क्लियर है, चीजें कुछ खोपड़ी में गई है, कुछ चीजें समझ में आई, बिल्कुल आई। ठीक है, अब हमको इसका सीओपी निकालना है, और सीओपी निकालते हैं तब यहां पर लोग कर देते हैं बदतमीजी। किस टाइप के बदतमीजी देखते हैं, यहीं पर आपका धोखा होगा। किस तरीके से, देखिए पहला हम लोग बात करते हैं सीओपी। तो सीओपी अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के लिए निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है डिजायर बाय रिक्वायर, यही होता है। अब बताइए यहाँ डिजायर क्या है, रिक्वायर क्या है। डिजायर नो डाउट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रिक्वायर क्या है यहाँ पर, यहाँ रिक्वायर यहाँ पर कंप्रेसर वर्क है। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम लोग कितना लिखेंगे। रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो रहा है, धोखा छोड़ो, बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की। अगर बात करें तो ये बताओ H1 माइनस H4 होगा कि H1 डैश माइनस H4 होगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, H1 डैश माइनस H4। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, ये H1 डैश, ये आपको दिखा H1 डैश माइनस H4, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रहा है। और रिक्वायर क्या है, कंप्रेसर वर्क। कंप्रेसर वर्क कितना दे रहे हो आप, 2 से 1 डैश। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे H2 माइनस H1 डैश। ठीक है, और इस तरीके से आप सीओपी लिखेंगे और हंसते खेलते सॉल्व करके आएंगे, और ऐसा उठा के इसको काट देगा। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख के काटना है, क्योंकि ये जो आप लिखे हो गलत है। क्यों,
क्योंकि यहां पर जो आपने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिखा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब जो आपको इच्छा थी, जो आपको मिला, तो ये बताओ आपको कूलिंग 1 से 4 तक मिला है कि 1-4 तक मिला है? ये वाला जो आपका 1 to 1 था वो तो आपका रीजनरेटर में हुआ ना, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के अंदर हुआ है। तो इसका बेनिफिट आपको मिला क्या? इसका कूलिंग इफेक्ट आपको मिला है? ये जो 1 to 1 जो जा रहा है, क्या इसका कूलिंग इफेक्ट आपको मिला है? इसका तो कूलिंग इफेक्ट मिला नहीं है। आपको जो कूलिंग इफेक्ट मिला है वो 4 to 1 तक के लिए मिला है। तो अगर ये 4 to 1 तक के लिए मिला है तो यहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या कंसीडर करेंगे? 4 to 1। समझ में आई चीजें? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब हम लोग सीओपी निकालेंगे तो सीओपी के लिए आपको क्या मिलेगा? यहां पर ये जो एक्चुअल जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो सीओपी यहां पर आएगा H1 माइनस H4। देखिए सीधी सी बात है, अगर 1 to 1 का अगर आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता तो डेफिनेटली आप इस चीज को यूज करते, लेकिन यहां पर इसका हमें कूलिंग इफेक्ट मिला ही नहीं है। तो हमें जो मिला है H1 माइनस H4। कंप्रेसर वर्क आपने 1 पे एंटर कराया है, 2 से बाहर निकाला है, तो डेफिनेटली जो कंप्रेसर वर्क होगा वो आपका H2 माइनस H1 होगा, और ये आपकी निकल कर आ गई सीओपी। समझ में आया? क्लियर है? सीओपी से रिलेटेड कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग एक चीज और आपसे डिस्कस करना है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ठीक है, तो वो मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर हम लोग देखिए तो सीधा सीधा अगर मान लीजिए हीट एक्सचेंजर के अंदर कोई भी अगर आपका लॉसेस नहीं हो रहा है, ये जो हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर के अंदर आपको कोई भी अगर लॉसेस नहीं हो रहा है, तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, ये जो हीट एक्सचेंजर है, कि ये एंथैल्पी का डिफरेंस आएगा, मतलब जितना यहां पर एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है उतना एंथैल्पी राइज हुआ है। यहां टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है ना, तो जितना एंथैल्पी ड्रॉप होगा उतना यहां पर एंथैल्पी राइज होगा। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? इन अ रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, यहां पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं? इन अ रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, इन अ रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। इसमें आपको क्या दिख रहा है? उसमें आपको दिख रहा है जो आपका हीट ड्रॉप हुआ है और वहां क्या है, जो हीट राइज हुआ है। मतलब टोटल आप देखोगे तो जो एंथैल्पी ड्रॉप है, एंथैल्पी ड्रॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना आपका एंथैल्पी राइज हुआ है। तो ये हमने लिख दिया, एंथैल्पी ड्रॉप इक्वल टू एंथैल्पी राइज। क्लियर? अब एंथैल्पी ड्रॉप कितना हो रहा है वो भी देखना है, और एंथैल्पी राइज कितना हो रहा है वो भी देखना है। तो एंथैल्पी आपका ड्रॉप कहां से कहां हुआ है, ये देखो यहां हुआ आपका जो सब कूलिंग वाला है H3 माइनस H3 तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहां हम लोग लिखेंगे H3 माइनस H3 इक्वल टू, एंथैल्पी राइज की बात करोगे तो एंथैल्पी राइज आपका 1 to 1 हो रहा है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिखेंगे, अच्छा H1 बड़ा है कि H1 बड़ा है? डेफिनेटली H1 बड़ा है, तो H1 माइनस H1। ये कहानी क्लियर हुआ? अब देखिए ये जो है DH, इसको हम लोग MCPT लिख सकते हैं क्या? देखो आपको अगर याद हो तो H इक्वल टू, पहले यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, लोग कंफ्यूज रहते हैं। MCPDT होता है, ये किसके लिए होता है? ये आपका किसके लिए होता है बताओ? ये आपका होता है आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए तो क्या यहाँ पर आइडियल गैस कंसीडर हो रहा है क्या? देखो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जो चीजें निकल कर जा रही है इवेपोरेटर से बाहर, तो डेफिनेटली यहाँ पर जाने वाली चीजें गैस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जाने वाली चीजें गैस है इस लाइन में। लेकिन यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है ये तो आपका लिक्विड निकल कर आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो चीजें आ रही है ये तो आपका लिक्विड है, ये तो आपका लिक्विड है ना, ये वाला पोर्शन। तो गैस के लिए तो ठीक है लगा दिए MCPDT, लेकिन वो लिक्विड के लिए कैसे लगाओगे? लिक्विड के लिए एंथैल्पी कैसे लगाओगे? तो ये चीज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी बात कर चुके हैं। क्या एंथैल्पी जो होता है H इक्वल टू क्या लिखते हैं? U प्लस PV लिखते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखा जाता है। अगर आपका लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का चेंजेस नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड और लिक्विड के अंदर जो प्रेशर और वॉल्यूम है, जब आप हीट करते हो, सॉलिड या लिक्विड को हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, जो भी चेंजेस होगा नो डाउट, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का चेंजेस कब आपको देखने में मिलता है? जब वो आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए क्या लिखते हैं कि ये जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट तो खत्म हो गया ना,
तो यहां पर जब आप DH लिखोगे तो DH इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं DU, ठीक है। और DU को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DU जो होता है M CVDT लिखते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया M, तो M तो आपका ऑलरेडी क्या मास से डिवाइड है, तो M CVDT। अब बात है कि यहाँ CV लिखे कि CP लिखे, तो ये भी आपको पता होगा कि जो हमारा सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड के लिए जो CP है डेट इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर आप CP लिखो चाहे CV लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये चीजें आपको क्लियर हुई जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। तो फाइनली जो DH है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको क्या दिखेगा, H3 माइनस H3 डैश है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CP, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T3 माइनस T3 डैश इक्वल टू, यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा CP, और यहाँ पे आपको मिलेगा T1 डैश माइनस T1। कहानी क्लियर। अब आपको क्या करना है, T3 माइनस T3 डैश है और यहाँ T1 डैश माइनस T1 है। तो अगर हम लोग इस चीज पे मूव करें तो देखिए आपको क्या क्या चीजें दिख रही है। पहला CP कैंसिल कर दे, और जैसे ही आपने CP कैंसिल किया वहीं पर आपका कहानी खत्म। क्यों, क्योंकि एक साइड आपका आ रहा है लिक्विड, एक साइड आ रहा है गैस। तो CP और CB सॉलिड और लिक्विड के लिए सेम होती है ना, लिक्विड और गैस के लिए तो सेम नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पे एंथैल्पी ड्रॉप की बात कर रहे हो तो एंथैल्पी ड्रॉप आपका लिक्विड के साथ हो रहा है। तो जब यहाँ पर आप लोगे तो CP ऑफ क्या लिखोगे, लिक्विड। ये जो आपने लिखा है ये CP ऑफ क्या लिखोगे, लिक्विड। और जब आप 1:1 की तरफ जाओगे, मतलब 1 वाला कहानी, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पर आप लिखोगे CP ऑफ क्या, वेपर। समझ में आया। तो ध्यान रखना कि CP ऑफ लिक्विड और CP ऑफ वेपर सेम है क्या, नहीं है सेम। मतलब यहां पर देखोगे तो CP ऑफ लिक्विड इज नॉट इक्वल टू CP ऑफ वेपर। तो इस केस में अगर आप फाइनली आओगे तो क्या मिलेगा, तो यहां पर देखिए CP ऑफ लिक्विड जब सेम नहीं है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं फाइनली क्या, कि ये आपका T3 माइनस T3 डैश इज नॉट इक्वल टू T1 डैश माइनस T1। क्यों इक्वल नहीं हुआ है, क्योंकि CP ऑफ लिक्विड और CP ऑफ वेपर आपका इक्वल है ही नहीं। तो ये जो आपका कहानी समझ में आया, ऐसा लिख के हमने कौन सा तोप काम कर लिया है, तोप काम ये कर लिया है कि ये देखो, ये जो आपका T3 माइनस T3 डैश है, अगर आपको याद हो प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ सबकूलिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सबकूलिंग। और ये जो आपका है ये 1 to 1 डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। ये सब इसके नाम है, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। इसको ऐसा बोला ही जाता है जब सैचुरेटेड वेपर जोन, सॉरी सुपर हीटेड जोन में टेम्परेचर बढ़ता है तो डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग होता है, और सबकूल्ड रीजन में जब आपका टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उसको डिग्री ऑफ सबकूलिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो T3 माइनस T3 डैश दैट इज नॉट इक्वल टू T1 डैश माइनस T1। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये T3 माइनस T3 डैश, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे डिग्री ऑफ T3, डिग्री ऑफ सबकूलिंग। तो ये जो आपका है दिस इज द डिग्री ऑफ सबकूलिंग, डिग्री ऑफ सबकूलिंग, ठीक है। और इट इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। तो ये आपका हो जाएगा डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, ठीक है। बस यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इस स्टेटमेंट सुनिएगा, आपसे एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, फॉर अ रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों को एक इक्वल देगा, एक दोनों को इक्वल नहीं देगा। सेकेंड ऑप्शन में स्टेटमेंट क्या रिपीट करता है, एंथैल्पी ड्रॉप इक्वल टू एंथैल्पी राइज इन अ रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर बट डिग्री ऑफ सबकूलिंग इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। यही करेक्ट स्टेटमेंट होगा। एंथैल्पी जो ड्रॉप हुआ है, अगर हम लोग बिल्कुल इसको क्या माने हैं, इंसुलेटेड माने हुए हैं कि इसमें आपका बिल्कुल भी हीट का इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली जितना एंथैल्पी ड्रॉप हुआ उतना एंथैल्पी राइज होगा, लेकिन CP डिग्री ऑफ सबकूलिंग इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। व्हाई, बिकॉज CP ऑफ लिक्विड इज नॉट इक्वल टू CP ऑफ वेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।